हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यू प्रेप विद करिश्मा। और आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट चैप्टर का पार्ट 2, जहां हम लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज़, बॉडी इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए चैप्टर को देखिए। तो सबसे पहले हमारा है नेशनल इनकम। जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो इसका मतलब होता है जो नेशन की इनकम है, ठीक है। और नेशन की इनकम को हम कैसे निकालते हैं? जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनकी जो टोटल इनकम होती है, जब वहाँ के सिटीज़न इकोनॉमिक एक्टिविटी करके इनकम को लेते हैं, इनकम को जनरेट करते हैं, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। यानी कि जो टोटल इनकम ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन होती है, वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब हो गया एम्प्लॉयड पीपल, जो बाहर जाकर काम करते हैं या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। तो इनका जो टोटल इनकम होता है, जब उसको हम ऐड ऑन करते हैं, वही हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। बट अब यहाँ पर हमें फिर एवरेज इनकम की क्यों ज़रूरत पड़ी? द रीज़न बिहाइंड कि हमें एवरेज इनकम की ज़रूरत पड़ी वो ये है कि एवरेज इनकम की मदद से हम टोटल पॉपुलेशन का पर कैपिटा निकाल पाते हैं। यानी कि हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि चाहे वो पॉपुलेशन वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो। नॉन वर्किंग का मतलब वो लोग जो कि काम नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयड हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए, ये लोग तो काम नहीं कर रहे, बट ये भी तो इनकम को यूज़ जनरेट कर ही रहे हैं ना, तो उनका भी निकालना ज़रूरी है। तो हमें जब सब लोगों का निकालना होता है, यानी कि सब पॉपुलेशंस का निकालना होता है, वर्किंग और नॉन वर्किंग, तो उसके लिए हम एवरेज इनकम या जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं उसको यूज़ करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम वर्किंग कैपिटल को, वर्किंग पॉपुलेशन को ही नहीं, इसमें हम सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन को ही नहीं, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन को भी ऐड ऑन करते हैं। और जो एवरेज का हमने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा है, वही यहाँ पर भी होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ एन एरिया, वो एरिया कंट्री भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, कि आपने टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन जितनी है आपने उससे डिवाइड कर दिया। तो इसी वजह से हमें पर कैपिटा इनकम की नीड है। आई होप अब आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं कि दोनों में मेन क्या डिफरेंस है, तो वो ये है कि नेशनल इनकम में हम वर्किंग कैपिटल की ओर ध्यान देते हैं, बट पर कैपिटा इनकम में हम दोनों वर्किंग कैपिटल बोल दिया ना। तो अगर मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊं, तो नेशनल इनकम में हम वर्किंग पॉपुलेशन का नहीं, 1 2 3 स्टार्ट। तो अगर मैं अब आपको दोनों में डिफरेंस बताऊं, तो नेशनल इनकम में हम वर्किंग पॉपुलेशन की ओर ध्यान देते हैं, उन्होंने कितना टोटल इनकम जनरेट करा है उस पर ध्यान देते हैं। बट जब हम पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम की बात करते हैं, तो उसमें हम दोनों पॉपुलेशंस में, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, दोनों ने कितना जनरेट करा उसको ध्यान रखते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो अभी हमने एवरेज इनकम को पढ़ा और अभी आपको ऐसा लगा होगा कि एवरेज इनकम तो बहुत बढ़िया नेशनल इनकम से, बट जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है, ऐसी एवरेज इनकम की भी है। तो अब हम कुछ बात करने वाले, तो अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम की। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जब हम एवरेज इनकम की बात करते हैं, तो सबसे पहली लिमिटेशन इसकी ये है कि ये डिस्पैरिटीज़ जो होती हैं उनको हाइड करता है। जिसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो अपनी 1.2 टेक्स्ट बुक का, जहाँ पर इन्होंने हमें कंट्री ए और कंट्री बी दे रखी है। अब दोनों कंट्रीज़ का अगर आप एवरेज निकालोगे तो 10,000 आएगा, बट जब आप देखोगे कि वहाँ पर मंथली इनकम ऑफ सिटीजन्स की कैसी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, तो आपको पता चलेगा कि कंट्री ए में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर है, वो ठीक है। वहीं पर कंट्री बी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में गैप है ना। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब भी हम एवरेज इनकम की बात करते हैं तो कंपैरिजन के लिए तो यूज़फुल है, बट ये डिस्पैरिटीज़ को बहुत ज़्यादा क्या करता है, हाइड करता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम। दूसरा पॉइंट कहता है कि इट ओनली टेल्स अबाउट द इनकम ऑफ अ नेशन एंड नॉट द वे इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सिटीजन्स। यानी कि ये सिर्फ हमें नेशन की इनकम को बताता है। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें,
तो यहाँ पर उन्होंने कंट्री ए और कंट्री बी की अगर हम बात करें तो वो एवरेज हमें सिर्फ बता रहा है कि यहाँ पर दोनों का जो यहाँ पर इनकम है वो सेम है, एवरेज इनकम है सेम, बट यहाँ पर कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ हमें बताया नहीं गया है। और जब हम इनको थोड़ा और डीपली देखते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को, तब हमें पता चलता है। ठीक है, थर्ड अगर हम पॉइंट पढ़ें, इट ओनली टेक्स इनटू अकाउंट द इकोनॉमिक एक्सपेक्ट, यानी कि जब हम बात करते हैं एवरेज इनकम की तो यहाँ पर सिर्फ हम इनकम को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कि किसी भी स्टूडेंट का जो बाकी के अदर फैक्टर्स होते हैं उनको ना देखकर हम सिर्फ उनके मार्क्स के बेसिस पे उनको जज करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की तो उसमें भी हम कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है ऑल अदर कंडीशंस नेसेसरी टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन आर इग्नोर्ड, यानी कि जो बाकी के हमारे अदर फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ यूएस और भूटान में से सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन सा है, तो आपके माइंड में भी आएगा कि मैम यूएस है। ठीक है, तो आपके माइंड में भी आएगा कि मैम यूएस है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आपने तो ये किसके बेसिस पे पढ़ा है, मनी के बेसिस पे बताया, इनकम के बेसिस पे बताया, बट अगर वहीं पर मैं आपको बताऊं कि भूटान जो है वो वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री में आता है, तो अब आप देख सकते हो कि दोनों में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन सा है। करेक्ट। तो जो बाकी के हमारे अदर फैक्टर्स होते हैं उन सबको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं या फिर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। आई होप ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। तो प्लीज़ ये 4 पॉइंट्स आप याद कर लेना। अच्छा, तो अब आप सबको आई होप ये समझ में आ गया होगा और एक माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अब हम ये कैसे जानें कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी अंडर डेवलप्ड है। तो उसका आंसर ये है बेटा कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, उसने एक अपनी खुद की रिपोर्ट बना रखी है जिसको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। और उस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में उन्होंने पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे और उन्होंने उस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में हर कंट्री के पर कैपिटा इनकम के हिसाब से उन कंट्रीज़ को क्लासिफाई कर दिया है। जैसे कि अगर कोई कंट्री है जिसका जो पर पर्सन है उसकी जो पर ईयर यानी कि पर पर्सन की पर ईयर अगर उसकी इनकम $63,400 है या उससे ऊपर है तो वो रिच कंट्री है। अगर कोई कंट्री है जिसकी पर पर्सन पर ईयर इनकम जो है $2,400 से कम है वो लो इनकम कंट्री है। और कोई अगर ऐसी कंट्री है जो इन दोनों के बीच में आती है यानी कि जिसकी इनकम पर पर्सन पर ईयर 10,030 है तो उस कंट्री को हम लो मिडिल इनकम कंट्री कहते हैं या फिर डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी रिच कंट्रीज़ होती हैं, कौन सी लो कंट्रीज़ होती हैं और कौन सी मिडिल इनकम कंट्रीज़ होती हैं। जो रिच कंट्रीज़ होती हैं ना, जो आपकी रिच कंट्रीज़ होती हैं उनको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं, जिनमें आपका यूएस स्विट्ज़रलैंड आता है। जब हम लो इनकम कंट्रीज़ की बात करते हैं उनको हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं, जिसमें कि आप अफ्रीका का एग्जाम्पल ले सकते हो। एंड जब हम बात करते हैं लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ का तो उन कंट्रीज़ में आप एग्जाम्पल ले सकते हो अपने इंडिया का। तो आई होप अब आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब सब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इतना तो हमें समझ में आ गया, बट आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर हम हर जगह डॉलर ही क्यों बोल रहे हैं, हम रुपीज़ क्यों नहीं बोल रहे, राइट। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ बेटा कि जो डॉलर होता है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल करेंसी। जब भी हमें पर कैपिटा इनकम निकालनी होती है तो हमें वो बहुत सारी कंट्रीज़ की निकालनी होती हैं एंड हमें एक ऐसी करेंसी चाहिए जो बहुत स्टेबल हो। एंड वो करेंसी कौन सी है, डॉलर। अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 1 की लेकर वर्ल्ड वॉर 2 की, उसके बाद इतने सारे इकोनॉमिक रिसेशंस आए, उसके बाद भी जो हमारा डॉलर था वो बहुत ज़्यादा क्या था, स्टेबल था। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम डॉलर को यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा, इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया कि हर चीज़ हम एवरेज इनकम से या इनकम से फाइंड आउट नहीं कर सकते। कंट्री ए में देखा तो वहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम था, लेकिन कंट्री बी में अगर हमने देखा तो वहाँ पे इनकम का तो पूरा का पूरा सिस्टम ही अलग था। द गैप बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वॉज टू मच। तो हम इनकम के ही बेसिस पे सारी चीज़ें जज नहीं कर सकते।
और वहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमें इनकम के साथ साथ अदर क्राइटेरिया को भी लेना ज़रूरी है. फॉर डेवलपमेंट एन इंडिविजुअल अपार्ट फ्रॉम हैविंग बेटर इनकम हैज़ अदर गोल्स एज वेल, जिसमें कि हमारी सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. अब इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे इस चार्ट का. चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर 3 स्टेट्स दिखेंगे इंडिया की. अब मैं आपको बता दूं कि हमें जब अपनी कंट्री के स्टेट्स को भी देखना होता है ना कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है कौन सी नहीं है, तो वहाँ पर भी हम एवरेज इनकम का ही यूज़ करते हैं. तो अब यहाँ पर हम 3 कंट्रीज़ को कंपेयर करने वाले हैं, हरियाणा, केरला एंड बिहार. अब सबसे पहले एवरेज इनकम जब हम निकालते हैं तो हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, अब मुझे इन तीनों में देखना है कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन है, और वो मैं कैसे देखूंगी, एवरेज इनकम की हेल्प से. तो अगर मैं इनके पर कैपिटा देखूं तो पर कैपिटा के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में से कौन डेवलप्ड है, हरियाणा. करेक्ट. बट अगर मैं अदर एस्पेक्ट की बात करूं और मैं बात करूं कि चलो मुझे तो लिटरेसी देखनी है, तो लिटरेसी में अगर आप देखोगे तो कौन सबसे ज़्यादा है, केरला. राइट. और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा नेट अटेंडेंस रेशियो में कौन है, तो आप बोलोगे कि वो भी केरला है. तो यहाँ से तो फिर अगर हम अदर फैक्टर्स देखें तो वहाँ पर तो डेवलप्ड कंट्री कौन होना चाहिए, केरला होना चाहिए. तो इसी चीज़ की वजह से हम बोल रहे हैं कि हमें इनकम के साथ साथ अदर क्राइटेरियाज को भी लेना ज़रूरी. चलिए अब एक एक करके हम इन सारे एट्रीब्यूट्स को पढ़ते हैं. जो हमारा सबसे पहला यहाँ पर एट्रीब्यूट दे रखा है वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है कि मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, उन छोटे जो अभी जस्ट बॉर्न हुए हैं उन 1000 बच्चों में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल से पहले ही मर गए, उनको हम इसमें काउंट करते हैं. अगर हम बात करें इस चार्ट की तो इस चार्ट में सबसे ज़्यादा जो IMR है वो बिहार स्टेट का है. ठीक है. और जो सबसे कम है वो किसका है, केरला का है. तो बस आपको इसी को डिपिक्ट करके अपने वर्ड्सिंग में लिखना है. ठीक है. तो यानी कि जितना ज़्यादा आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो उतना बेकार है. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का हमेशा कम होना चाहिए. अब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट का. लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि आप लोग लिटरेट होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए. जब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की तो अगर कोई भी इंसान जो 7 या 7 से ज़्यादा एज ग्रुप का है उसको अगर भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है तो हम उसको लिटरेट में गिनते हैं. अगर हम बात करें अगेन चार्ट के हिसाब से तो यहाँ पर जो आपका केरला है वो हाईएस्ट में है. यानी कि अगर मैं इसका जो टोटल होता है ना वो 100 से होता है, तो 100% में से अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे 94 पीपल यानी कि 94% लोग जो हैं वहाँ पे क्या लिटरेट है. हरियाणा में 82% है. बट वहीं पर अगर मैं बिहार की बात करूँ तो वो इसमें लोवेस्ट में है विच इज़ 62. यानी कि लिटरेसी रेट में आपको हमेशा हाईएस्ट फॉर्म में होना चाहिए. जितना ज़्यादा आप हाईएस्ट होगे, जितना ज़्यादा आप इंक्रीज़ में होगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नेट अटेंडेंस रेशियो. बेसिकली नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है कि टोटल जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाकर अपनी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसे हम नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं. एक और हमारा आता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो. तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अलग होता है, उसमें हम बात कर रहे होते हैं कि कितने लोगों ने दाखिला करवाया. तो दाखिला जो होता है उसका मतलब होता है कि वहाँ पर इनरोलमेंट करवाना, बस नाम आपने लिखवा दिया. ठीक है. बट जब हम बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो की तो उसका मतलब होता है कि दाखिला करवाने के बाद आप वहाँ क्लासेस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आई होप दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा. अगेन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो केरला है वो अपने हाईएस्ट उसमें है विच इज़ 83, हरियाणा 61 में है एंड जो बिहार है वो 43 में. यानी कि बिहार के जो बच्चे होते हैं एज 14 और 15 के, उनको आगे क्लास 8 के बाद पढ़ाने ही नहीं दिया जाता है. ठीक है. अगर हम बात करें हरियाणा, केरला, बिहार की तो अगर हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो हरियाणा जो अपने हाईएस्ट फॉर्म में, बट अगर हम बात करें अदर फैक्टर्स की तो उसमें केरला जो है वो हमें ज़्यादा अच्छा और डेवलप्ड दिख रहा है. ठीक है. आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा.
तो यहाँ से हम एक चीज़ यहाँ पर क्या क्लियर होती है कि जो ये सारे फैक्टर्स है ना, ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो कोई यूज़फुल मेजर नहीं है कि हम किसी भी रीजन का डेवलपमेंट डिटरमाइन कर सकें। तो अगर हमें किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें अदर फैक्टर्स को भी उतनी इम्पोर्टेंस देनी होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है पब्लिक फैसिलिटीज़। देखिए, पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब होता है कि बेसिक फैसिलिटीज़ जो कि प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। एंड इसका रीज़न क्या है, क्यों प्रोवाइड करती हूँ बेसिक फैसिलिटीज़? वो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड इसलिए करती है अपने सिटीजन्स को ताकि वो अपना वेल बीइंग जो है, जो उनको जीने के लिए जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए वो प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट, और उसी को ही हम पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। आपको क्या चाहिए? अगर आपको किसी कंट्री में रहना है तो आपकी बेसिक नीड क्या होगी कि भाई सबसे पहले तो जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पर क्या होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। तो सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने पुलिस बना रखी है। देन आपको चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो देयर शुड बी समवन जो आपको न्याय दे, तो उसके लिए जुडिशरी है। उसके बाद आपको चाहिए कि जहाँ आप रहे वहाँ पर साफ़ सुथरा हो, है ना, तो सैनिटाइजेशन और आपको क्लीन एनवायरनमेंट मिले। तो आप अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आपको चाहिए ना कि आप हॉस्पिटल भी जा सको, तो आपके लिए वहाँ के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं। तो ये सब कुछ क्या है, ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ताकि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो अपना रहना सहना कर सके, और उसी को हम पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि ये सारी चीज़ें तो प्राइवेट भी तो होती हैं, तो गवर्नमेंट को देने की क्या ज़रूरत है? आई वुड से कि द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि बेटा हर कोई प्राइवेट को अफोर्ड नहीं कर सकता। आप चाहो तो आप अपने के लिए एक पर्सनल या प्राइवेट सेफ्टी गार्ड रख सकते हो, बट वो हर कोई नहीं रखता। आप चाहो तो अगर आप बीमार हो तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हो, बट वहाँ पर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी मिलेंगे। एजुकेशन की बात करें हम तो आपको प्राइवेट स्कूल्स मिलते हैं, बट वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर बेसिक एंड ये हर किसी को मिलनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं हमने क्या लिखा है। Those basic facilities which the government provide to its citizens at an economic rate for the well-being of its citizens. दूसरा लिखा है public facilities are provided by the government for the betterment of the community or for the collective benefit. अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये 3 मैंने आपके लिए लिख रखे हैं कि हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया। ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए क्या है, बेसिक फैसिलिटी हैं, जो हर कोई एक सिटीज़न जो किसी कंट्री का होगा वो चाहेगा कि मेरे देश में सारी चीज़ें मुझे मिले। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द पब्लिक फैसिलिटीज़, कि क्या कारण है कि हम पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। तो सबसे पहला तो रीज़न बेटा ये है कि हमारी जो कंट्री है ना उसमें जो सिटीजन्स हैं दे आर नॉट इक्वल। जैसे हमारी 5 उंगलियाँ इक्वल नहीं होती, वैसे ही किसी भी कंट्री में ना जो सिटीजन्स है वो इक्वल नहीं है। कोई रिच है तो कोई पुअर है, एंड दोनों के दोनों ना इक्वल स्टैंडिंग नहीं है कि दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ इनकम हो। तो हमें जो अमीर है वो तो कहीं ना कहीं से कर लेंगे, बट जो गरीब है उनका भी तो ध्यान रखना है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम उनको पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट से डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि मान लीजिए अगर आप रिच पर्सन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हर नीड को आप क्या कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब कोविड-19 आया था तो वो जो वेव थी वो उसने सबको, चाहे वो पुअर हो या रिच हो, उसने सबको अफेक्ट करा था। एंड उसी के साथ साथ जब कोविड-19 आई थी तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे पहले अमीर को दे दिया, अमीर ने खुद के लिए अपनी पर्सनलाइज्ड कोई बना दी वैक्सीन, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। ये जो इंसेंटिव था वो गवर्नमेंट ने ही करा था और उसके बाद ही जाकर ये सबको मुफ्त में लगी थी। करेक्ट। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास मनी है या इनकम है या फिर रिच है तो आपको हर चीज़ मिलेगी। ये है सेकेंड पॉइंट कि ना कंट्री देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इवन द बेसिक नेसेसिटी सच एज फूड, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स देम विद द फूड थ्रू PDS। अब देखिए हमारे कंट्री में बहुत रिच लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो अपना खाना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो लोग खाना अफोर्ड नहीं कर पाते ना, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम बनाया जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम कहते हैं। ये PDS जो है बेसिकली ये गवर्नमेंट जो है ये इन लोगों को फूड प्रोवाइड करती है। पहले की जब हमने फूड सिक्योरिटी वाला चैप्टर क्लास 9 में पढ़ा था तो हमने वहाँ देखा था कि पहले PDS जो था वो सारे लोगों को, सब लोग थे
ठीक है, उन सबको दिया हुआ था, बट उसके बाद उनको समझ में आया कि जो अमीर लोग और मिडिल क्लास लोग हैं ये तो खुद से अपना खाना वाना सब कुछ ले पा रहे हैं या अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो इससे बढ़िया हम उन्हीं लोगों को देते हैं जो कि ये सारी चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ से उसके बाद ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था वो सिर्फ उन लोगों के लिए बना जो कि खाना अफोर्ड नहीं कर पाते। सो दीज आर द मेन 3 रीज़न जिसकी वजह से पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। एंड ये तीनों पॉइंट आप याद कर लेना बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। और इनको समझते हैं हमारे कुछ बुक के ही एग्जाम्पल से। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, अभी हमने जब चार्ट पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि केरला का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वो कम था। इसका मतलब क्या है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का कम होने का मतलब यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ और बेसिक हेल्थ जो है वो सबको मिल रही है, वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छे हैं, राइट। ये हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जब हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो वहाँ का ना हमारी कंट्री का बेस्ट जो पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो हमें तमिलनाडु में मिलता है। यानी कि वहाँ के जो प्रोडक्शन है पीडीएस का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वह बिना किसी करप्शन के जो पुअर लोग हैं या पुअर सेक्शन ऑफ लोग हैं सोसाइटी के, उनको अच्छे से खाना दिया जा रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से क्लियर होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी तो हम जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे कंट्री बेसिस पे, अब हम दोबारा से इंटरनेशनल बेसिस पे आ गए हैं और अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बॉडी मास इंडेक्स। जब हम बॉडी मास इंडेक्स की बात करते हैं तो बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है इट इज़ अ पैरामीटर जहाँ पर हम इंसान की हेल्थ को जज करते हैं, उसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। चलिए अब हम बॉडी मास इंडेक्स को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक लड़का दे रखा है जिसकी एज 14 है और उसका आपको वेट और हाइट दोनों दे रखा है। तो मैंने जो BMI का फॉर्मूला होता है उसमें उसकी वेट की वैल्यू और हाइट की वैल्यू मीटर में लिख दी। वेट उसका 60 kg दिया है तो मैंने उसको 60 kg लिख दिया। हाइट उसकी 5 फीट दी थी, अगर आप 5 फीट को मीटर में कन्वर्ट करोगे वो 1.5 बनेगा, तो मैंने हाइट स्क्वायर में उसको लिख दिया। जब मैंने इसको पूरा सॉल्व करा तो उसका BMI 26 अराउंड आया और यहाँ से मुझे पता चला कि वो लड़का ओवरवेट है। अब ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जब हम बात करते हैं 14 ईयर ओल्ड गर्ल की या 14 ईयर्स ओल्ड बॉय की, तो उनका जो आइडल वेट होना चाहिए वो 18.5 से लेकर 24.9 तक होता है। अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है तो वो एकदम करेक्ट वेट में है, बट अगर इससे कम है तो दे आर अंडर वेट, और अगर वो 24.9 से ज़्यादा हैं तो वो ओवरवेट है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको हम HDR बोलते हैं। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, इसको पब्लिश करता है UNDP। UNDP का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है, जैसे वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए उसने एक अपना एक खुद का बना रखा है ना एवरेज इनकम। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक बाकी कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए वो एवरेज इनकम से करता है। ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक मेजर है कि आप डेवलपमेंट को कंपेयर करो। और ये वाला जो आपका प्रोग्राम होता है ना, इसमें सिर्फ आप पर कैपिटा इनकम को नहीं लेते, आप बाकी फैक्टर्स को भी लेते हो। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? एक तो आपका होता है एजुकेशन लेवल और एक आपका होता है हेल्थ स्टेटस, और इससे आपको पता चलता है कि आपकी डेवलपमेंट क्या है। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लीजिए आप जैसे अपनी साइंस की SST की फ़ाइल बनाते होंगे, तो आपकी जो फ़ाइल होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। अब उसी फाइल में एक ना फ्रंट पेज आप बनाते हो जिसको आप बोलते हो इंडेक्स, और उस इंडेक्स में आप क्या लिखते हो, उसमें आपने सब कुछ लिखा होता है कि कौन से पेज में कौन से आपके टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक में मैम को इंट्रोडक्शन मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, कहाँ कंक्लूजन है, करेक्ट। तो वो जो इंडेक्स होता है वो क्या करता है, इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट, करेक्ट। तो ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तो बहुत मोटी होती है, बट उसकी ना एक इंडेक्स बनाई जाती है जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। और ऐसी ही ना सारी इस कंट्री की ना लिस्ट बनाई जाती है, एक इंडेक्स बनाया जाता है उनका, जिसमें उन्होंने तीनों बेसिस पे कंट्री को क्या करा होता है, कंपेयर करा होता है, और उनको फिर एक रैंक दी जाती है। तो यहाँ पर हमारे को ना 3 बेसिस पे क्या करा जाता है, जज किया जाता है। सबसे पहला तो दे रखा है GNI। GNI का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। दूसरा आपको दे रखा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको यानी कि हम हेल्थ स्टेटस बोल सकते हैं। और तीसरा दिया है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि यहाँ पर हम एजुकेशन के बेसिस पे करें।
और जब हम इन तीनों की बेसिस पे बात करें ना, तो इंडिया 130 रैंक में आता है और इवन अब तो इससे भी ज़्यादा नीचे आ गया है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो वैसे तो एवरेज के हिसाब से इंडिया जो है वो ठीक रैंक में आ जाता है, बट जब हम बात करते हैं बाकी फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके तो वहाँ पर वो ग्रो ही नहीं कर पाता, वहाँ पे हमारी उतनी अच्छी डेवलपमेंट हो ही नहीं रही। यानी कि हम पर कैपिटा के साथ ही साथ अपने बाकी फैक्टर्स को भी देखें और उन पे भी काम करें, हम एजुकेशन में भी काम करें, हम हेल्थ फैसिलिटी में काम करें। अगर आप इस लिस्ट को देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो श्रीलंका जिसमें अब इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, इवन वो भी हमसे ऊपर है, ठीक है। और नीचे में तो बाकी म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज़ तो पहले से ही बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वीक है, करेक्ट। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर अभी इंडिया को अपने बाकी फैक्टर्स पे बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि जो हमारा HTI है ना, वो क्या करता है कि वो ना डिफरेंट अपने अपने ना पैरामीटर्स बनाता है। उसका काम ही यही है कि वो कंपनी की डेवलपमेंट को देखे और सिर्फ एवरेज इनकम के साथ साथ किन से देखे, बाकी के जो अदर फैक्टर्स हैं। बट वहीं पर जब हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वो सिर्फ एवरेज इनकम के हिसाब से हमें डेवलपमेंट बताता है। तो देखिए अब हम करने वाले हमारा लास्ट टॉपिक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टॉपिक है ये आप अपने जियो में भी पढ़ोगे और आप ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे हो। देखो इसको समझाने के लिए ना मैं आपको बस 3 पॉइंट्स बताऊंगी, उन 3 पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लेना और अपने एग्ज़ाम में आप उन्हें लिख सकते हो। सबसे पहला है, जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसका मतलब होता है कि आप अपनी प्रेजेंट जनरेशन जो अभी के लोग हैं, आप अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन, और इसी के साथ साथ आप इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं कर रहे हो। जब आप ये तीनों चीज़ें करते हो तो आप उसे क्या कहते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इसके आगे आप ये भी लिख सकते हो विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, और ये आपकी पूरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन बन गई। अब हम यहाँ बात तो करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारी फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं, उनकी नीड्स के बारे में सोच रहे हैं, इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, बट क्या एक्चुअली में हर कोई इसको फॉलो कर रहा है? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ नो। चाहे कोई भी कंट्री हो, सब के सब अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं। और आपको इसी के साथ साथ बताऊं तो यहाँ पर जो ये हम मोस्टली यूज़ कर रहे हैं ना, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं बनने में, एंड हम उन्हीं को ही बहुत ज़्यादा क्या करें, ओवर यूज़ करें, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। और ये कुछ मैंने आपको यहाँ पॉइंट्स लिखवा रखे हैं। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो मैंने भी आपको बताया कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड ही हैं। मेजर रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और हमारे पास जो मेजर रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और अगर हम इनको ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और फिर हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। अब हम कुछ बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। अच्छा, नहीं होगी जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। आपने वाटर साइकिल बनाई होगी जिसमें आपने बताया होगा कि कैसे हमारे वाटर जो है वो फ्लोट करता है, वाटर वेपर बनता है, कंडेंसेशन होता है, अगेन वो एक वाटर की फॉर्म में आता है। दिस इज़ ऑल कॉल्ड वाटर साइकिल। अब ये पूरी की पूरी जो वाटर साइकिल है ये रिन्यूएबल है, बार बार बनती रहती है। लेकिन आप सोचो कि हमने इस रिन्यूएबल रिसोर्स को इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि 61% ऑफ जो ग्राउंड वाटर हमारा वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। एंड इसका रीज़न क्या है डिक्लाइन होने का? द रीज़न बिहाइंड इस कि जो इसका रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, यानी कि जिसको यूज़ करने का जो रेट है, वो इसके रिप्लेनिशमेंट, इसके बनने से ही पहले हम इसको इतना यूज़ कर लेते हैं कि इसका जो लेवल है वो कम हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है। तो फिर यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, जहाँ पर हमें बोला है कि वर्ल्ड एनर्जी रिव्यू के अकॉर्डिंग जून 2018 में हमारे पास जो हमारा क्रूड ऑयल है वो हमारे पास सिर्फ 50 साल के लिए बचा हुआ है,
और ये 2018 की हमारे को क्या दे रखा है, रिव्यू दे रखा है, और अभी 2025 चल रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो वी हैव ओनली 43 ईयर्स जब तक हम इसे चला सकते हैं, राइट। तो अब तो 40 सिर्फ हमारे पास अब कितने साल बचे हुए हैं, 43 ईयर्स बचे हुए हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर आने वाले टाइम में फिर तो हमारे पास क्रूड ऑयल बचेगा नहीं, फिर हम अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, फिर हम सारे के सारे जो हमारे रिन्यूएबल अदर रिसोर्सेज हैं हम उनका यूज़ करेंगे। तो इससे बढ़िया है कि हम उन्हें अभी यूज़ कर लें, राइट। However, different countries face different situation. Countries like India depend on importing oil from abroad because they do not have enough stock of their own. और अगर हम हमारी खुद इंडिया की बात करें तो हमारे पास खुद तेल के कुएँ नहीं हैं, हमें तो खुद बाहर से लेना पड़ता है। फिर तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, बेकार कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि फिर हमें किसी और पे डिपेंड होना पड़ेगा। वैसे ही हमें जो ऑयल मिलता है वो इतने सस्ते में तो मिलता नहीं है, और उस टाइम पे हमें अगर ऑयल की नीड होगी तो बाकी कंट्रीज़ उसको किस में बेचेंगी, ज़्यादा अमाउंट में बेचेंगी, करेक्ट। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि हमें अभी से ही जो हमारे बाकी के जो नॉन रिन्यूएबल चीज़ें हैं उनका अभी से ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि लास्ट पैरा आपकी बुक का, जो कि ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं और बच्चे मेजरली से इग्नोर कर देते हैं, जल्दी से इसे पढ़ते हैं। ओके, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशन और स्टेट बाउंड्री, दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इन्वायरमेंटल में हम जो डिग्रेडेशन कर रहे हैं ना, उसके कॉन्सेस कभी यही नहीं देखेंगे कि यार ये तो हमारा इंडिया है या तो ये हमारा यूएस है या यूरोप है, वो ये नहीं देखेगा। अगर उसको फ्लड लेकर आना है वो लेकर आएगा, अगर उसको सुनामी लेकर आनी है वो लेकर आएगा। सो आर फ्यूचर इज़ लिंक टुगेदर, हमारा जो फ्यूचर है वो एक साथ लिंक्ड है। Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. और यहाँ से हमें समझ में आता है कि हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स हैं और सोशल साइंटिस्ट हैं, वो हमें यही कहते हैं कि हम सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा ताकि हम अपनी कंट्री को या हमारे इस ग्लोब को बचा सकें। एंड हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर, द चैप्टर डेवलपमेंट। आई होप आपको ये चैप्टर एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी और डाउट है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे होंगे, और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।